हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम चैनल इजी लर्निंग क्लासेस में। देखेंगे सोशल साइंस एसएसटी एमसीक्यू सीरीज नंबर 2। ये आपके मोस्ट 30 क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आपके सीटेट ले लें, सीटेट, जेटेट, एसटेट, किसी भी टेट का जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसके भी 6 to 8 एसएसटी वर्जन्स के होंगे, वो 60 जो क्वेश्चन रहते हैं, हम 30 क्वेश्चन का सीरीज आपको करवा रहे हैं ताकि आप हमारे वीडियो को देख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें और परीक्षा का तैयारी को और भी पुख्ता बना सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक अवश्य कर दें फ्रेंड्स, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगास्थनीज। अब देखिए यूनानी के लेखक हैं मेगास्थनीज। क्वेश्चन आपको बहुत ही घुमा के पूछता है सीटेट वगैरह में, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। बहुत ही सिंपल टाइप का 2000 क्वेश्चन पूछता है और आपको क्या है बहुत डीपली में पूछता है, तो डीपली चाहिए पढ़ के तो बहुत स्ट्रांग होगा। खासकर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह में ये सब क्वेश्चन जो है पूछने लगे हैं, तो आपको हर जगह पे बेनिफिट होगा अगर आप डीपली कोई क्वेश्चन जाते हैं करके। तो यूनानी लेखक हैं मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंडिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया, कहना होगा लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। हमें किस विषय संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति, ऑप्शन बी राजपूत कालीन समाज, ऑप्शन सी भूगोल संबंधी, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। आपको हर क्वेश्चन में टाइम मिलेगा 5 से लेकर 10 सेकेंड, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 30 एमसीक्यू सुपर 30 क्वेश्चन है। बताइए ये जो लिखा गया है मेगास्थनीज और इंडिका पुस्तक किस विषय संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? चलिए बताते हैं। देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति से जानकारी मिलती है। इंडिका पुस्तक लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा, जानकारी मिलती है मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति की। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था 1857 की क्रांति के समय सभी क्रांतिकारियों ने किस सभी क्रांतिकारियों ने किसे मिलकर मुगल सम्राट को, जो दिल्ली के लाल किले में रहते थे? अब देखिए 57 क्रांति जो बहुत ही शानदार क्रांति हुआ था, उसी समय कहीं ना कहीं हम लोग को भारत आज़ादी मिल जाती, लेकिन नहीं मिल पाई कुछ कारण की वजह से। जो है समय से पहले युद्ध हो जाना एक अलग कारण होता है, और भी जो है लोगों का हल्का सा समस्या का सामना करना पड़ा। अब बताइए 57 क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने किससे मिलकर मुगल सम्राट जो दिल्ली के लाल किले में रहते थे अपना क्या किया, नेता घोषित किया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी फर्रुखसियार, एंड ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताते फ्रेंड्स 57 की क्रांति के समय जो है जो नेता घोषित किया गया है वो थे बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह टू भी कह सकते हैं। इन्हें जो है दिल्ली के लाल किले में रहते थे, अपना नेता घोषित किया बहादुर शाह द्वितीय को। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अति महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न हम लेके आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए दो हैं, एक पांडुलिपि है और दूसरा क्या है, अभिलेख है। दो कथन दिया गया है, दो वाक्य दिया हुआ, इस पर आपको विचार करना है क्या होगा। ऑप्शन ए है, देखिए दो, पहला कथन क्या है, पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी।
बी कथन है अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सही है। क्या जो ऑप्शन हम आप कथन ए और कथन बी बताएं दोनों सही है? ऑप्शन बी में है ए गलत है और बी सही है, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों गलत है, और ऑप्शन डी है ए सही है और बी गलत है। इस तरीके के प्रश्न भी जो है आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूजन लगता है, पता नहीं क्या इसका उत्तर दें। अकॉर्डिंग टू देखिए रीजनिंग की तरह ये क्वेश्चन है, दो कथन दे दिया गया, बताना है इसे क्या दोनों सही है, कि एक गलत है बी सही है, कि ए और बी दोनों गलत है, कि एक सही है और बी गलत है। तो या किसके बारे में कहा गया है? पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में बताया गया है। देखिए पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके तैयार भोज पर लिखा, ये बिल्कुल सही है। और देखिएगा अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाते थे, ये भी सही है। इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी दोनों सही है। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा मतलब क्या हो गया आपका, कह सकते हैं सी ई, मतलब क्या हो गया कॉमन एरा। ऑप्शन ए है आदेश जारी करने की सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। ऑप्शन बी हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। ऑप्शन सी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। ऑप्शन डी क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। बताना यहाँ पे कि कॉमन एरा जो है वो क्या होता है। तो यहाँ जान लीजिएगा कॉमन एरा क्या बताएं, इसको बोलेंगे शॉर्ट में बोलेंगे सी ई। सी मतलब क्या हो गया कॉमन, और ई से हो गया एरा। देखिए इसका मतलब ये होता है कि क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, मीन्स 4 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कॉमन एरा क्या है, तो आपको उत्तर देना है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। इसके पहले बात किए थे बीसी के बारे में, जो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट होता है, जो कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह जन्म के पहले की बात होती है। और अभी जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है आपका एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ क्या होता है ईसा मसीह की जन्म के वर्ष से उस समय स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं एडी मीन्स एना डोमिनी। और बात हो रही है यहाँ पे कॉमन एरा, मतलब शॉर्ट में बोलेंगे सी ई मीन्स कॉमन एरा। तो इसी तरह से डिपली से हम लोग डिटेल से मेरी बातों को सुनिएगा, तो आपको हर चीज माइंड में जो है एक सेटअप हो जाएगा। जब परीक्षा में किसी टाइप का अगर प्रश्न आए तो उसका आप जवाब जरूर दे दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और प्रत्येक बार आप रिवीजन करते रहें। अब जाइएगा हमारे यूजुअल क्लासेस के प्लेलिस्ट में, बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जो वीडियो देखना आप वहां से देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे कहाँ रहते थे? देखिए भरत लोगों का क्या है ना, एक समूह था, एक जुगाड़ था, लोग क्या इकट्ठा में रहते थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी पश्चिम भारत, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम भारत। बताइएगा वे लोग कहाँ रहते थे? भरत लोग का समूह था, उन लोग कहाँ रहते थे? अब देखिए उन लोग रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, मीन्स 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भरत लोगों का समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे लोग उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। उत्तर आने को हो गया नॉर्थ, वेस्ट इंडिया में रहते थे, पश्चिम मीन्स वेस्ट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन पूरा स्थल लोथल से कई मुहरे एवं मुद्रांकन या मुहर बंदी मिले हैं, उनको संभवतः। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन पूरा स्थल जो लोथल से जो बहुत सारे मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं, उनको संभवतः कैसे चीज से किया गया है। ऑप्शन ए, गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी बनी उनकी छाप द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी, सीप द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी, धातु द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी, लकड़ी के फ्रेम द्वारा बनाया गया था। बताइएगा, हड़प्पा कालीन पूरा स्थल लोथल से जो है मुद्रे मुद्रांकन मिली है, उनको संभवतः क्या है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिए गए हैं, बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। लोथल देखिए, लोथल जो आपका ये गुजरात में स्थित आपका ये लोथल है, वो आपको याद रखना है। हर एक क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीके से दिमाग में सेटअप कर लेना है, ताकि किसी तरह का कोई परीक्षा में परेशानी आपको ना हो। तो देखिए, तो मुद्रांकन मुहरबंदी मिलने संभवतः जो है गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी बनी उनकी छाप द्वारा बनाया गया था। मिस्टिक्स का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन पूरा स्थलोथल जो है मुहरे मुद्रांकन मुहरबंदी मिले हैं, वो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप पर द्वारा बनाया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए महत्वपूर्ण है। मानव इतिहास में कौन सा काल यानी कि युग सबसे लंबा है। मानव इतिहास पूछा, मानव हिस्ट्री में सबसे लंबा जो है काल कौन सा है। ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन बी, महापाषाण युग। ऑप्शन सी, महापाषाण मध्य पाषाण युग। और ऑप्शन डी, नव पाषाण युग। बताना सबसे लंबा जो है मानव इतिहास में कौन सा काल यानी कौन सा युग सबसे लंबा है। देखिए, सबसे लंबा युग जब बोला जाए, जहां देखिएगा पूरा आ जाएगा, पूरा मतलब हर चीज को लिया जाना, उसे कहते हैं पूरा। सबसे लंबा युग जो है पूरा पाषाण युग को कहा जाता है। मीन्स 7th का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव इतिहास में सबसे लंबा युग पूरा पाषाण युग को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। मतलब किस जगह का नाम बताना है, क्योंकि मृतक को प्रायः उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर सिर करके दफनाया जाता था। ऑप्शन ए, इनाम गांव। ऑप्शन बी, बुर्जहोम। ऑप्शन सी, मेहरगढ़। ऑप्शन डी, भीम बेटका। देखिए, मृतक को प्रायः उत्तर क्यों दफनाया जाता था, उसका है ऑप्शन ए, इनाम गांव। इनाम गांव में जो है वो स्थान है जहां उत्तर की ओर दफनाया जाता था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं कहा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे एक आपको प्रश्न कर दिया है कि ग्रह जो है पृथ्वी के बारे में क्या नहीं सही कह सकता है। मतलब 3 आपका सही होगा, एक आपका क्या होगा गलत उत्तर होगा, उसी को आपको चुनना है। ऑप्शन ए, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, और यह पूर्णतः गोल है। अपने ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी का एक ग्रह है यानी एक प्लानेट है जहां हम लोग रहते हैं। भारतवासी जो मानव रहते हैं, वो क्या है, एक ग्रह यानी कि प्लानेट है। उस प्लानेट का नाम क्या है, पृथ्वी, इसको कहते हैं इंग्लिश में अर्थ। तो उसके बारे में कह रहा है कौन सा जो है सही नहीं कहा जा सकता। देखिए, ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, बिल्कुल सही है। इसके बीच में उभार होता है, ये भी सही है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है यानी कि ब्लू प्लैनेट, ये भी सही है। यह पूर्णतः गोल है, पूरी तरह से गोल नहीं है, हल्का सा अंडाकार की तरीका से है। इसका आंसर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पूर्णतः गोल है, ये गलत होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
चलो नंबर 10 की ओर आते हैं। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। अब देखिए वैसा पिंड है जिसमें अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। उसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी या प्रकाश मतलब लाइट जो है उसमें नहीं होता है, लेकिन वह तारों यानी कि स्टार्स का रोशनी जो होता है, प्रकाश रोशनी उससे चमकता है, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रह कहेंगे, ऑप्शन बी खगोलीय पिंड कहेंगे, ऑप्शन सी तारे एंड ऑप्शन डी तारा मंडल। अब देखिए जिसकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती है, बताइए वो तारों की रोशनी चमकते हैं, उसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ग्रह जिसको बोलते हैं प्लानेट, जिसको बोलते हैं प्लानेट, उसका कोई अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती है, वो तार जो है स्टार्स की रोशनी से वो चमकते हैं। मीन्स 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह इसको बोलते हैं प्लानेट, ग्रह को इसमें कहा जाता है प्लानेट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 करता है पृथ्वी सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना किस स्थल भाग में होती है। सबसे अधिक जो है किस जगह पे संभावना होती है कि वहां पे भूकंप आ जाएगी। ऑप्शन ए पठारी भाग, ऑप्शन बी पर्वतीय भाग, ऑप्शन सी मैदानी भाग और ऑप्शन डी तटीय भाग। बताना है फ्रेंड्स कि किस सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना किस जगह पे होती है, कौन से स्थल भाग में होती है। सबसे अधिक संभावना पर्वतीय भाग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखिएगा प्रश्न है, VVI प्रश्न है कि सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना किस स्थल भाग में होती, तो कहना होगा पर्वतीय भाग सबसे ज्यादा संभावना होती है कैसे भूकंप आने का। और भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी, वो भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 का आता है फ्रेंड, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अवसादी सेल, ऑप्शन बी प्रारंभिक सेल, ऑप्शन सी आग्नेय सेल, ऑप्शन डी कायांतरित सेल। कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाता है, उन्हें कहते हैं, बताइए दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है। जब भी कोई शिलाखंड परतदार से बदल जाते हैं कठोरता के कारण, तो उसे ऑप्शन नंबर ए अवसादी सेल कहा जाता है। मीन्स 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बिल्कुल ध्यानपूर्वक से मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर वीडियो हमको अच्छा लगता है एक लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो कितना अच्छा लगा एक कमेंट अवश्य करेंगे कमेंट बॉक्स में। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करेंगे। सब्सक्राइब करने का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, आंतरिक मतलब इंटरनल जो है लेयर, वो किससे बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए सिलिका एवं लोहे से, ऑप्शन बी निकील एवं लोहे से, ऑप्शन सी निकील एवं एल्यूमिना से, ऑप्शन डी सिलिका एवं एल्यूमिना से। बताना है सबसे आंतरिक परत बनी है किससे बनी होती है। सबसे आंतरिक परत जो है वो बनी होती है निकील एवं लोहे से। मीन्स 13 का बी आपका क्या आंसर हो जाएगा। आंतरिक लेयर जो है इंटरनल लेयर बना होता है निकील एवं लोहे से बना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रायद्वीपीय से तात्पर्य है कि, प्रायद्वीपीय से तात्पर्य है कि ऑप्शन ए ऐसा क्षेत्र, मतलब इसका मीनिंग बताना है, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो। ऑप्शन बी ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से महासागरों व सागरों से घिरा हो। ऑप्शन सी ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से विभिन्न महाद्वीपों से घिरा हो। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय से प्रायद्वीपीय का मीनिंग क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। मतलब चार ओर होता है, तीन ओर से समुद्र से घिरा होता हो, उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, उस क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है फ्रेंड्स, पृथ्वी के कुल भाग पर 71% पानी है। सबको पता है कि 71% पर पानी है, 29% भाग पर ही हम लोग रहते हैं, और 71% पर क्या है, पानी ही पानी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे ही आ सकता है कि पृथ्वी के कुल भाग कितने प्रतिशत पर पानी है, तो कहना होगा 71% पर पानी है। इन इसमें सबसे अधिक मात्रा में पानी का कौन सा भाग है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में क्या है। ऑप्शन ए महासागरों का है, कि नदियों का है, कि झीलों का है, कि भूमिगत जल का है। आइए समझते हैं, हम ऑप्शंस को समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। महासागर समझ गए, नदी मतलब रिवर का है, झील लेक का, भूमिगत मतलब जो भूमि में जल है उस पर है। सबसे अधिक पानी जो है 71% का पानी जो है, सबसे अधिक मात्रा में पानी का कौन सा भाग होता है, वो होता है देखिए महासागरों का, जिसका सकते हैं ओशन मतलब होता है महासागर। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पानी जो है वो महासागरों का है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। ओजोन परत होता है ओजोन लेयर, उसकी मोटाई जो है किस में मापी जाती है। ऑप्शन ए चौड़ाई में, ऑप्शन बी फीट में, ऑप्शन सी डॉप्सन में, एंड ऑप्शन डी एक्टन में। कभी कभी पूछ सकता है कि ओजोन परत आने की ओजोन लेयर, ओ एल ओजोन लेयर की मोटाई किस में मापी जाती है। तो कभी यही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ सकता और पूछा गया प्रश्न है। तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। मीन 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 का था दोस्तों, यूराल पर्वत अलग करते हैं, मतलब यूराल पर्वत जो है कौन ऐसे दो महादेश को अलग करते हैं वो बताना है। यूराल पर्वत, ऑप्शन ए अफ्रीका और यूरोप को, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को, ऑप्शन सी अफ्रीका और एशिया को, ऑप्शन डी एशिया और यूरोप। देखिए यू से यूराल होता है, यू से यूरोप होगा, यानी कि एक तो आपका यूरोप हो जाएगा। देखिए आपका यूरोप किस में है, तो ऑप्शन ए और डी में है, यानी कह सकते हैं बी और सी तो आपका नहीं होगा। देखिए यूराल पर्वत जो है अलग करता है दो महादेश। सबसे बड़ा महादेश याद रखिएगा कौन सा है, तो एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है, ये भी आपका रखना है। सबसे छोटा महादेश कहा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। कुल मिला के 7 महादेश है वो आपको याद रखना है। सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया हो गया, फिर हो गया अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका नंबर 7वां ऑस्ट्रेलिया है। तो यूराल पर्वत जो है अलग करता है सबसे बड़ा जो है एशिया और यूरोप को। 17 का आने की ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूराल पर्वत अलग करते हैं एशिया व यूरोप को। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
18 का है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ऑप्शन बी, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। ऑप्शन सी, पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है। ऑप्शन डी, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो आपको बढ़िया से जब परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद उसके ऑप्शन को समझना है, देन आपको आंसर को क्लिक करना है। कहता है कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है, मतलब 3 आपका सही होगा, एक आपका गलत उत्तर है, वही आपको यहाँ सही करना है। तो कहता है देखिए स्थलाकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, बिल्कुल खनिज संपदा तो पाई जाती है, भी सही हो जाएगा। पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल निर्माण करती है, लेकिन पृथ्वी का कहता है कि 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, ये तो गलत हो गया ना। स्थल मंडल में जो है कितना पाया जाता है? तो पाया जाता है 29%, क्योंकि 71% में क्या है? जल ही जल है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका विशेषता नहीं है। तो वही कह रहा है प्रश्न में कौन से स्थलमंडल की विशेषता नहीं है, तो कहना होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का 97% जल असल मंडल में पाया जाता है, ये आपका गलत है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओशियाना द्वीप महाद्वीप किसे कहा जाता है? ओशियाना द्वीप जो है एक महाद्वीप, किस महाद्वीप को कहा जाता है? किसे कहा जाता है ना? ऑप्शन ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी एशिया। बताइए इसका ओशियाना द्वीप जो है महाद्वीप किसे कहा जाता है? मतलब एक महाद्वीप है, चारों देखिए आपका महाद्वीप, एक देखिए महादेश या तो महाद्वीप, दोनों एक ही कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट। देखिए 4 ऑप्शन है, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। रखिएगा आप ट्री का दे देते हैं ए से ओशियाना और ए से ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा आपको ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना, ओशियाना द्वीप किस महाद्वीप में कहना होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ओशियाना द्वीप कहाँ है? छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, वहीं पे आपका ओशियाना द्वीप स्थित है। आइए उसे कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 का था दोस्तों, लिंग भेद का आधार माना जा सकता है। लिंग भेद का आधार, ऑप्शन ए, एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार को। ऑप्शन बी, एक सामाजिक जाति पहलू को। ऑप्शन सी, एक रूढ़िवादी धारणा को। ऑप्शन डी, महिला पुरुष के जैविक अंतर को। देखिए लिंग भेद, देखिए लिंग भेद मतलब क्या समझे? एक होता है पुरुष जाति, एक होता है स्त्री जाति, पता हो आपको? तो यहाँ लिंग भेद का आधार माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है? संस्कृति के द्वारा, समाज जाति पहलू के द्वारा, रूढ़िवादी के द्वारा, कि महिला पुरुष के जैविक अंतर को। अब देखिए ये जो है लिंग भेद का आधार माना जाता है, महिला पुरुष के जैविक अंतर को लिंग भेद का आधार माना जा सकता है। मीन्स 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 की और। वीडियो अच्छा लगा अभी तक लाइक नहीं की, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में महिला सशक्तिकरण, देखिए क्या है, भारत में महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की गई थी। मैंने कितना ईस्वी में महिला सशक्तिकरण की नीति घोषणा की गई? वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में। बताइए दोस्तों कि भारत में महिला सशक्तिकरण की नीति की घोषणा कब की गई थी? बताते हैं, देखिए वर्ष 2002 ईस्वी में महिला सशक्तिकरण की नीति की घोषणा की गई थी, वर्ष 2002 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए आपके पास हम सामने लेके आए हैं, आपके स्क्रीन पर है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताना है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष मतलब होता है परमानेंट चेयरमैन के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। किसे जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बताते हैं वो किया गया था अस्थाई अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आइए देखिए एक और ऑप्शन देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है धन सिन्हा, इन्हें संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आपको उत्तर करना होगा खजानंद सिन्हा को, और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बाद में चल के ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे जो हम लोग का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कुल मिला के 1950 से जो बने थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, 1962 कुल मिला के 12 वर्ष तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें ही संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 कहता है दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा के किस सदस्य की को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दस्तावेज को अंतिम रूप देने में भूमिका निभाई थी, वो किसने निभाई थी। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है न्यायिक समाज की सदस्य प्रारूप समिति का अध्यक्ष किया गया था। क्या है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया था, जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है, इसमें कहेंगे प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी क्या चेयरमैन किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि फादर ऑफ कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। में 24 कहता है, जब जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तब वहां का शासक कौन था। देखिए जब जम्मू कश्मीर पर विलय पर उसको खत्म करने पर साइन किया गया था, वहां का शासक यानी कि वहां का राजा कौन था, उसके बारे में क्या करना है आपको, इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए राजा भानु प्रताप सिंह, ऑप्शन बी राजा हरि सिंह, ऑप्शन सी राजा रुद्रदेव, ऑप्शन डी राजा अर्जुन देव। बताना है दोस्तों। कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, साइन किया, तब वहां का शासक मिस्र राजा कौन था। देखिएगा 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा हरि सिंह। कौन था, तो राजा हरि सिंह जो है वहां का शासक था जब जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। बिल्कुल केयर से मेरी बातों को अगर सुनेंगे तो एक बार में हर प्रश्न का आपका उत्तर याद हो जाएगा और आपका माइंड सेटअप हो जाएगा जब परीक्षा आपके सामने होंगे। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 कहता है,
भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों में गांधी जी की सक्रियता को देखते हुए माउंटबेटन ने उन्हें किस नाम की संज्ञा दी? अब देखिए, जब भारतीय स्वतंत्रता के दौरान दंगा हुआ ना, तो गांधी जी को सक्रियता बहुत एक्टिव थे वो। तो माउंटबेटन, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को, वो किस नाम से संज्ञा दिया गया था गांधी जी को, क्या कहें? ऑप्शन ए वन मैन आर्मी, ऑप्शन बी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी शांति दूत, ऑप्शन डी ग्रेट ओल्ड मैन। सोचिए, माउंटबेटन जो है क्या कहें गांधी जी को। जब दंगा हो रहा था तो बहुत एक्टिव, उसके बाद भी गांधी जी थे, हर काम में वो बहुत ही अहम योगदान देते थे। वो कभी भी डरते नहीं थे किसी भी काम को करने के लिए, लगातार वो कर्तव्यनिष्ठ थे कि हम इस काम को करेंगे तो करेंगे। तो माउंटबेटन, जो कि भारतीय जनरल के अंतिम गवर्नर जो थे माउंटबेटन, उन्हें कहे थे ऑप्शन नंबर ए वन मैन आर्मी के नाम से गांधी जी को कहे थे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 एग्जाम में बार पूछे जाते हैं, फिर से पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, वन मैन आर्मी जो है माउंटबेटन गांधी जी को कहे थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कहता है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया, शुरुआत किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? उस क्षेत्र का आपको नाम बताना है। लगभग 8,000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया, शुरुआत किया था कब? 8,000 वर्ष पहले। ऑप्शन ए नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, ऑप्शन बी सुलेमान तथा किरधर पहाड़ियां, ऑप्शन डी सी गंगा तथा यमुना दोआब, ऑप्शन डी दक्कन तथा कोंकण। बताइएगा फ्रेंड्स कि मनुष्य जो है लगभग 8,000 वर्ष पहले गांव में रहना शुरुआत किया, आरंभ किया था, कौन से क्षेत्र थे? देखिए, उस क्षेत्र का नाम आपका है ऑप्शन नंबर बी सुलेमा तथा किरथर पहाड़ियां का क्षेत्र था, जहां लगभग 8,000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की ओर। 27 कहता है, अरण्यक की रचना से संबंधित सही तर्क पहचानी। अरण्यक जो रचना था उसका आपको सही तर्क को पहचानना है। ऑप्शन ए जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई, ऑप्शन बी महान पंडितों द्वारा इनकी रचना की गई, ऑप्शन सी विद्यालयों में बैठकर शिक्षकों द्वारा की गई, ऑप्शन डी बड़े बड़े मंदिरों में पंडितों द्वारा की गई। बताइए, अरण्य रचना संबंधित सही कौन सा है? रचना जो हुई अरण्यक का, उसका आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी अरण्यक की रचना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहेगा परीक्षा में इस टाइप का कि अरण्यक रचना संबंधित आपको बताना पड़ेगा कि जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी अरण्यक की रचना। 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न लेके आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो जो देख लेंगे मेरा, उनको डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चन जो एसएसटी का एमसीक्यू सीरीज नंबर 2 चल रहा है, जो सीरीज 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां से देख लीजिए और साथ साथ जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पे वीडियो आपको मिल जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 का था दोस्तों, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है, संस्कृत को जो है जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत आर्य, ऑप्शन बी भारत यूनान, ऑप्शन सी भारत यूरोप और ऑप्शन डी भारत अरब।
सबसे प्राचीन अगर भाषा कहा जाए, देखिए संस्कृत है, उसके बाद देखिए अंग्रेजी और हिंदी आया था, तो ध्यान दीजिएगा। कभी पूछेगा सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है विश्व की, तो आपको कहना होगा संस्कृत भाषा है। तो इस भाषा पर उसका हिस्सा मान उसे उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत यूरोप कहा जाता है। जिस भाषा को माना जाता है हिस्सा, उसे कहा जाता है भारत यूरोप। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 कहता है पुरु, पदु और भरत का वेदों में उल्लेख किसकी तरह है। क्या है? पुरु, पदु और भरत का वेदों में उल्लेख किसकी तरह है। ऑप्शन ए जन, बी राष्ट्र, सी राजन और डी दस्यु। तो पुरु, पद्दू और भरत का वेदों में उल्लेख मिलता है, वो आपका जन की तरह है। मीन्स 29 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन की तरह है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज अंतिम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका जो है आज का वीडियो का सीरीज नंबर 2 एसएसटी का जो है एसएसटी का सीरीज नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। ऋग्वेद जो है कि मूल रचना किस भाषा में हुई थी, वो आपको बताना है। देखिए सबसे प्राचीन वेद कहा जाए वो ऋग्वेद है। कुल मिला के 4 वेद हैं यहाँ पे, मान्यता प्राप्त 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो प्रश्न कहा है दोस्तों कि ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी ब्राह्मी और डी सौरसेनी। तो ऋग्वेद की मूल रचना जो है बताइए किस भाषा में हुई थी। आइए फ्रेंड्स तो बताते हैं, ऋग्वेद की मूल रचना आपका ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा में हुई थी। मीन्स 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऋग्वेद की मूल रचना आपका संस्कृत भाषा में हुई थी। इस तरह से क्या करना, हमेशा आपको उस पे याद करना है और आपको हमेशा जो है इम्पोर्टेंट 30 MCQ बेस्ड सुपर 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो वीडियो को हमारा कंटिन्यू देखते रहिएगा तो आपका जो है तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। जो भी एग्जाम आएंगे एसएसटी से क्वेश्चन पूछता है। एसएसटी देखिए मिला के दिया गया, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल को जो है क्वेश्चन लेके आपका पूछा जाता है। सभी को लेके बनाया गया वीडियो को देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको हर परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और भी किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य कर दें, उसका वीडियो हम आने वाले दिनों में अवश्य लेके आएंगे। चलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू। और भी इसी टाइप का वीडियो हम सीरीज 3, सीरीज 4, सीरीज 5, हम सीरीज 10 तक लाते रहेंगे एसएसटी का, ताकि पूरी तरह से अब स्ट्रांग हो जाए। ओके, थैंक यू।